दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की प्रकृति एवं विशेषताएं। इसमें हम संक्षेप में संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ये वीडियो राजनीति विज्ञान के स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रकृति और विशेषताएं। दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था किसी अनोखे, अद्वितीय या विशेष प्रकार के संविधान की रचना करना नहीं था, बल्कि वे देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना चाहते थे। इसी कारण संविधान बनाने वालों ने दुनिया के प्रमुख संविधानों से ऐसे तत्वों और सिद्धांतों को बिना किसी संकोच के अपनाया था जो भारतीय समस्याओं का संतोषजनक समाधान कर सके। इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव है और वह पश्चिमी देशों के संविधानों का बहुत हद तक ऋणी है। दोस्तों, संविधान वेत्ता जो हैं उन्होंने संविधान को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया है। एक तो संघात्मक प्रकार के संविधान और दूसरा एकात्मक संविधान। भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही प्रकार के लक्षणों का अद्भुत समन्वय किया गया है। मूलतः संघात्मक होते हुए भी भारत के संविधान में एकात्मक तत्व विद्यमान है और यह एक क्रियाशील संविधान है। और आप जानते हैं कि वह संविधान सर्वश्रेष्ठ होता है जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल सके। तो इस संदर्भ में भारत का संविधान एक क्रियाशील संविधान है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वान एक मत नहीं है कि इसकी प्रकृति क्या है, ये संघात्मक है अथवा एकात्मक, क्योंकि कुछ विधिशास्त्री इसे संघात्मक यानी फेडरल संविधान मानते हैं तो कुछ इसे एकात्मक यानी यूनिटेरी संविधान कहते हैं। दोस्तों, एकात्मक संविधान के बारे में आप जानते हैं कि एकात्मक संविधान वह है जिसके अधीन सभी शक्तियां एक ही सरकार या केंद्र सरकार में निहित होती हैं और राज्यों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वो संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन होता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तो भारत के संविधान निर्माता, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, कि वो किसी अद्वितीय या विशेष प्रकार के संविधान का निर्माण नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो एक ऐसे व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना चाहते थे जो भारत के परिस्थितियों और स्थितियों के अनुकूल हो। सबसे पहले संविधान के या भारतीय संविधान की प्रकृति के अध्ययन में हम ये जानेंगे कि संविधान में पाए जाने वाले संघात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं और एकात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो संविधान के संघात्मक तत्वों के बारे में जान लेते हैं और इसमें हम भारत के संविधान के प्रमुख संघात्मक तत्वों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, संघात्मक संविधान के जो लक्षण होते हैं उसमें लिखित संविधान होता है, संविधान की कठोरता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका और सबसे महत्वपूर्ण बात ये शक्तियों का विभाजन, यानी संविधान के द्वारा ही इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया जाता है और संघात्मक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। तो ये भारतीय संविधान के मुख्य संघात्मक तत्व रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान के जो मुख्य संघात्मक तत्व हैं उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार में। दोस्तों, केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो संघात्मक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है और ये विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस व्यवस्था में लिखित संविधान का होना आवश्यक है। प्रत्येक सरकारें अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती हैं और एक दूसरे के अधिकारों और शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं करती हैं। और दोस्तों, जो विधायी विषय हैं वो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित हैं। संघ सूची के विषयों पर केवल संसद यानी केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल विधि बना सकते हैं
और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही विधि बना सकते हैं। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्रीय सत्ता यानी संघ को प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 248 के तहत, जबकि अमेरिका की संघीय व्यवस्था में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को दी गई हैं। संघात्मक संविधान का एक दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण संविधान की सर्वोपरिता यानी सुप्रीमेसी है। तो आप जान लीजिए कि संविधान की सर्वोच्चता संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत होता है। उनके स्वरूप, संगठन और शक्तियों से संबंधित सभी उपबंध संविधान में ही निहित होते हैं और संविधान उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है और इसी के अंदर वे कार्य करते हैं। सभी संस्थाएं संविधान के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करती हैं। भारत का संविधान सर्वोच्च है और संविधान देश में प्रवर्तित सभी विधियों पर अभिभावी है और ये देश की सर्वोच्च विधि यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। यानी भारत का संविधान शक्ति का सर्वोच्च स्रोत है और इसी के द्वारा केंद्र और राज्यों को शक्तियों को जो है प्रदान किया गया है और उनका विभाजन किया गया है। संघात्मक संविधानों के जो लक्षण हैं उसमें लिखित संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संघीय संविधान में संविधान लिखित होना चाहिए। भारत का संविधान लिखित है, संविधान द्वारा इसे तैयार किया गया था। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के गठन, शक्तियों और उनके कर्तव्यों के संबंध में उपबंध करता है। संविधान के लिखित होने से फायदा क्या होता है, तो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों को अपने अपने अधिकारों और कार्यक्षेत्र के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञान रहता है और एक दूसरे पर विश्वास रखकर कार्य करते हैं और आपसी विवाद होने की संभावना नहीं रहती है। दोस्तों, आप जान लीजिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से लिखा गया है। संविधान की कठोरता संघीय संघीय संविधान का दूसरा प्रमुख लक्षण है संघीय शासन व्यवस्था का। तो संविधान कठोर होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि संविधान में बहुत आसानी से संशोधन न किया जा सके। संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारत का, और संविधान के अधिकांश उपबंध संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। यहाँ तक कि संविधान के जो संघात्मक पक्ष हैं उनसे संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने के लिए भी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं का रेटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन आवश्यक होता है। कुछ उपबंधों को संसद अपने साधारण बहुमत से भी संशोधित कर सकती है, लेकिन जो संघीय व्यवस्था है उसमें संविधान का लिखित और कठोर होना जरूरी होता है। साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था संघीय संविधान का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ये विभाजन लिखित संविधान द्वारा किया जाता है, इसलिए ये भी जरूरी है कि इस शक्ति विभाजन को बनाए रखा जाए ताकि केंद्र और राज्य की सरकारें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर कार्य न करें, यानी उनका अतिक्रमण न कर सकें। शक्तियों के विभाजन और संविधान के निर्वचन को लेकर संघ और राज्यों में विवाद की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए संघीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है ताकि न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटा सके। तो ये तो थे संघीय संविधान के लक्षण या संविधान के संघात्मक तत्व। इसमें मुख्य रूप से आप जान लीजिए कि इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान के संघात्मक रूप में शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, संविधान कठोर होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। दूसरा जो प्रकार है वो संविधान की एकात्मक स्वरूप होता है। इसमें भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के अलावा कई एकात्मक तत्वों का समावेश किया गया है। इनको जो है हम क्रम में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के प्रमुख एकात्मक तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति और पदावधि के लिए राष्ट्रपति के अधिकार हैं। आपात के समय राज्य सूची के विषय पर संसद को विधान बनाने की शक्ति है। नए राज्यों के निर्माण और विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति।
एकल नागरिकता का प्रावधान, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, अखिल भारतीय सेवाओं का अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, ये सभी जो है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण हैं। चूँकि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही संविधान के लक्षण विद्यमान हैं, इसलिए भारत का संविधान आदर्श रूप में या सैद्धांतिक रूप में न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। और भारत का संविधान जो है इस संघ को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों के संघ के रूप में है। यूनियन ऑफ स्टेट है यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसके राज्यों को खत्म किया जा सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य या एक राज्य के एक से अधिक भागों में बांटकर इसका विभाजन किया जा सकता है, लेकिन संघ को नहीं बदला जा सकता है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ फेडरेशन ऑफ स्टेट है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संघ है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है यानी अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। यहाँ पर राज्यों को खत्म नहीं किया जा सकता, जबकि संघ समाप्त हो सकता है। तो इस तरह भारत का संघवाद अमेरिका के संघवाद से अलग है। एक महत्वपूर्ण विचारक हैं प्रोफेसर के.सी. वियर। के.सी. वियर भारतीय संविधान के बारे में कहते हैं कि भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय यानी क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा परिसंघ निर्मित करता है जिसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। के संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन या परम संघ कहा है और ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान एक सहकारी परिसंघीय संविधान है। और संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान के उन उपबंधों के बावजूद जिनके अधीन केंद्र को राज्यों पर अभिभावी होने की शक्ति प्राप्त है, हमारा संविधान एक संघात्मक संविधान है। समय और परिस्थितियों के मांग के अनुसार भारतीय संविधान संघात्मक या एकात्मक हो सकता है और सामान्य समय में इसका स्वरूप संघात्मक रहता है, लेकिन आपातकाल में ये एकात्मक हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण वाद रहा है एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में जो है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान है। तो हमने भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में जान लिया कि भारत का संविधान न तो पूरी तरह संघीय है न ही एकात्मक है, बल्कि ये समय और परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक या एकात्मक हो सकता है। अब आइए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, भारत में संविधान सर्वोच्च है। इसमें विश्व के विभिन्न संविधानों के श्रेष्ठ पक्षों का समावेश किया गया है और इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत का संविधान दुनिया का विशालतम लिखित संविधान बन गया है और समय समय पर इसमें संशोधन भी किए जाते हैं, जिसके कारण इसके आकार में और भी वृद्धि हो गई है। आइए जान लेते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहले हम पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना का लक्ष्य रखता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और नम्यता और अनम्यता यानी लचीलेपन और कठोरता का अद्भुत समन्वय इसमें किया गया है। मूल अधिकारों की व्यवस्था है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश संविधान में किया गया है और केंद्रोन्मुखी संविधान है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश है और न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। सबसे पहले आइए जानते हैं भारतीय संविधान के विशालतम संविधान होने के बारे में। दोस्तों, सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। मूल संविधान 22 भाग 8 अनुसूचियों में विभाजित था और भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में समय समय पर कुछ परिवर्तन और परिवर्धन भी किया गया है। वर्तमान में इसमें 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं।
अनुच्छेदों की संख्या उतनी ही है, लेकिन ABCD करके कई अनुच्छेद इसमें बढ़ गए हैं, इसके उपभाग बढ़ गए हैं। संविधान में संशोधन द्वारा नए अनुच्छेदों को उनके यथोचित स्थान पर रखने के लिए मूल अनुच्छेद के क्रमांक में ABC यानी क ख ग उपशीर्षक को जोड़ा गया है और भागों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। इसलिए आज भी संविधान में अंतिम अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 395 और अंतिम भाग 22 ही हैं। और पिछले 73 वर्षों में भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। आप जान लीजिए, इन संशोधनों के कारण इसके आकार और विस्तार में वृद्धि हो गई है। और आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की विशालता को उसका दुर्गुण माना है और उसे वकीलों का स्वर्ग कहा है, क्योंकि वकील लोग अपनी सुविधा के अनुसार भारतीय संविधान को तोड़ मरोड़ कर उसकी व्याख्या करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना का लक्ष्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के अनुसार संविधान का उद्देश्य भारत में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कुंजी है और इसमें भारतवासियों के पवित्र संकल्प का संकलन है। और प्रस्तावना के जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में जानते हैं। प्रभुत्व संपन्न इस बात का द्योतक है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं है। वो अपनी राष्ट्रीय और वैदेशिक नीतियां निर्धारित करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है, न तो किसी के अधीन है। भारतीय संविधान में लोक संप्रभुता संपूर्ण और व्यापक है और भारतीय संविधान में सत्ता का स्रोत भारत की जनता है। दूसरा जो है समाजवाद, तो इस शब्द की कोई निश्चित परिभाषा देना तो कठिन है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग समाजवादी और लोकतंत्रात्मक दोनों प्रकार के संविधानों के लिए किया जाता है। साधारण रूप से इस शब्द का अर्थ उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण है, लेकिन भारतीय समाजवाद में एक अनोखे प्रकार की विशेषता है और यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की प्रधानता है। इसके अलावा भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर राज्य है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। भारत का कोई विशिष्ट राजधर्म नहीं है, ये सभी धर्मों के साथ समान भाव और समान आदर भाव रखता है। सभी धर्म और धार्मिक संप्रदाय राज्य की दृष्टि में समान हैं। भारत सभी धर्मों और धर्मावलंबियों को समान अधिकार संरक्षण प्रदान करता है और उनके लिए सभी धर्मों के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक का अर्थ होता है लोकप्रिय शासन। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। लोकतंत्र में शासन सूत्र जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होता है और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव या जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी यहाँ पर उत्तरदायी शासन या जो संविधान में जन संप्रभुता है उसको अपनाया गया है। और आप जान लीजिए कि उत्तरदायी शासन या संसदीय शासन की महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, जनता ही सत्ता का अंतिम स्रोत है। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। गणतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था को निरूपित करता है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, न कि वंशानुगत होता है। भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है, आप जान लीजिए, और यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें वास्तविक कार्यपालिकी शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है।
दोस्तों, संविधान बनाने वालों के सामने एक ओर इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली थी, दूसरी ओर अमेरिका की अध्यक्षात्मक पद्धति, लेकिन भारत ने अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। भारतीय संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता नम्यता और अनम्यता का अद्भुत समन्वय है। तो संशोधन की दृष्टि से संविधान दो प्रकार के होते हैं, लचीले यानी नरम और कठोर। नम्य संविधान या लचीला संविधान वो है जिसमें संशोधन करना सरल होता है। अनम्य या कठोर संविधान वो है जिसमें संशोधन करने का तरीका कठिन और जटिल होता है। भारत का संविधान मध्यमार्गी है। इसमें संशोधन करना न तो बहुत कठिन है न बहुत आसान। वास्तव में एक संघात्मक संविधान होते हुए भी ये काफ़ी नम्य है। भारत के संविधान में केवल कुछ अनुच्छेदों में ही संशोधन करना कठिन है और ये अनुच्छेद संविधान के संघात्मक पक्ष से संबंधित हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार जो है दिए गए हैं और जेनिंग्स का ये कहना कि भारतीय संविधान मूलतः एक व्यक्तिवादी प्रलेख है। इसमें नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भाग अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भाग 3 के अधीन अधिकांश मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं और आप जान लीजिए कि मूल अधिकार राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर रिस्ट्रिक्शन या निर्बंधन होते हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल यानी प्रवर्तनीय होते हैं और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इन्हें प्रवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए वे समुचित आदेश, निर्देश और लेख जारी करते हैं। मूल अधिकार आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। इन अधिकारों पर सार्वजनिक हित में युक्त निर्बंधन यानी कुछ इस पर बंधन लगाए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के संतुलन की स्थापना का प्रयास करता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इस भाग को सामाजिक और आर्थिक चार्टर यानी सोशियो इकोनॉमिक चार्टर कहा जाता है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से धन और उत्पादन के साधनों का न्यायोचित वितरण, देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करना शामिल हैं। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ आदर्शों का निर्धारण करते हैं। इनके पीछे कोई न्यायिक स्वीकृति नहीं है, फिर भी देश की मौलिक विधि का ये अभिन्न अंग हैं और राज्य के लिए इन सिद्धांतों का यथासंभव पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की एक और विशेषता केंद्रोन्मुखी संविधान है। भारत के संविधान की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। सशक्त केंद्र की भावना कनाडा के संविधान से प्रेरित है, क्योंकि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए सशक्त या मजबूत केंद्र बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है, ये छिन्न भिन्न हो सकती है। आपातकाल या इमरजेंसी में इसका संघात्मक स्वरूप लगभग लुप्त हो जाता है और ये एकात्मक संविधान का रूप ले लेता है, यानी केंद्र के पक्ष में झुक जाता है। इसलिए कई विचारकों का मानना है कि भारत का संविधान संघात्मक होते हुए केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति रखता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की अगली विशेषता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। संघात्मक संविधान में प्रायः दोहरी न्याय व्यवस्था होती है, जबकि अमेरिका में संघात्मक संविधान के सिद्धांतों को कठोरता से लागू किया गया है। वहाँ दोहरी न्याय प्रणाली की स्थापना की गई है, एक संघ की और दूसरे राज्यों की। इसके विपरीत भारत के संविधान में संघात्मक होते हुए भी पूरे देश में एक न्याय प्रणाली की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय शिखर पर विद्यमान है, उसके नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो सभी संविधानों पर या सभी न्यायालयों के ऊपर बाध्यकारी है। इसे पुनर्विलोकन की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं।
ये नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है और भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता यानी फाइनल इंटरप्रेटेटर है। भारतीय संविधान की अगली महत्वपूर्ण विशेषता एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों, भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर संघ शासन और राज्य शासन सह अस्तित्व में है। संघात्मक संविधान में सामान्यतः दोहरी नागरिकता होती है। ये एक संघ की और दूसरी राज्यों की नागरिकता। दोनों प्रकार के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, राज्यों की अलग, केंद्र की अलग। लेकिन भारत में दोहरी राज व्यवस्था या डुअल पॉलिटी के बावजूद सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रत्येक भारतीय जो है वो भारत का नागरिक है, न कि किसी राज्य का। एकल नागरिकता राष्ट्रीयता की भावना को बलवती बनाती है और ये क्षेत्रवाद और संकीर्ण दृष्टिकोण को हतोत्साहित करती है। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है वयस्क मताधिकार यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान। दोस्तों, आप जान लीजिए कि देश का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान प्रत्येक वयस्क को मताधिकार का अधिकार देता है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका प्रत्येक नागरिक मत देने का अधिकार रखता है। वो अपने प्रतिनिधियों को देश का शासन चलाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में भेजता है। अंग्रेजों के समय में प्रचलित सांप्रदायिक मताधिकार की प्रणाली को समाप्त करके हमारा संविधान बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। अगली विशेषता है कि मूल कर्तव्यों का समावेश। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूल रूप में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का है। ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक उप अनुच्छेद 51A के जोड़ा गया। इस उप अनुच्छेद द्वारा माता पिता या संरक्षक पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का मूल कर्तव्य आरोपित किया गया है और इस संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। आप जान लीजिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करते हैं और न्यायालय किसी विधि को प्रवर्तित करने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों से अलग हैं या असंगत हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है और अपनी इस शक्ति के अधीन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी ऐसे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के किसी उपबंध से असंगत हों। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है एक प्रकार से कार्यपालिका पर या उसके असंगत आदेशों नियमों के ऊपर प्रतिबंध हैं। साथ ही साथ अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से किसी न्यायिक व्याख्या में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसको भी संशोधन किया जा सकता है न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के आधार पर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय संविधान की प्रकृति और प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना है। भारतीय संविधान एक अद्वितीय संविधान है जिसमें कई प्रकार के संविधानों का जो है उसके मुख्य तत्वों का, श्रेष्ठ तत्वों का समावेश किया गया है। इस प्रकार से इसमें कई विदेशी तत्वों का समावेश है, लेकिन भारतीय संविधान उधार का थैला होने के बावजूद अपनी समय और परिस्थितियों के अनुरूप एक व्यवहारिक जो है संविधान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में। संविधान लागू होने के बाद इसमें किए गए संशोधन ये प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय संविधान जो है गतिशील संविधान है। ये समय और परिस्थितियों के आधार पर अपने को ढालने का भी प्रयास
कर रहा है और जो परिस्थितियां पहले नहीं विद्यमान थीं, अगर कोई उस तरह की स्थिति आज है तो उसके आलोक में भारतीय संविधान में कई नवीन संशोधन किए गए हैं जो देश की शासन और व्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज और अभिलेख है जो राज्य सरकार, शासन और नागरिकों की ज़रूरतों को रखते हुए अपने आप को परिवर्तनशील और एक प्रकार से स्थिर बनाए हुआ है, क्योंकि इसकी जो मूल ढांचा है, मूल संरचना है, उसमें कोई परिवर्तन किए बिना भारत का संविधान निरंतर रूप से कार्यशील है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।